Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.65 from Iraudot-Whitley series. इस क्वेश्चन में सिंपली वही एनालॉग फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जैसा तुमने करा भी होगा कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया जाए, उसको चलाने के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कि वो साथ साथ चलें, या फिर कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव स्लाइड करना स्टार्ट करें। ऐसी प्रॉब्लम्स तुमने क्लास में करी भी होंगी, और नहीं भी करी हैं तो ये उसी तरीके की एक प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें यह है कि जो फोर्स एक्सटर्नल लगाया जा रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो इसमें दोनों सिनेरियो जाएंगे। पहले ये साथ चलेंगे, फिर ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड होंगे, तो ये सारी सिनेरियोज हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लैंक ऑफ मास m1 विद ए बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये ब्लॉक m रखा हुआ है, उसके ऊपर एक बार रखी है m2। ये स्मूथ है, यानी कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। इन दोनों के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ग्रोइंग विद टाइम t F इक्वल टू AT इज कॉन्स्टेंट। ये m2 पर एक फोर्स लगाया जाता है, a इंटू टी। फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा है ऑन द बार। फाइंड हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक्स W1 बार W2। इसका एक्सेलरेशन W1 बोल रखा है, इसका एक्सेलरेशन W2 बोल रखा है। वो किस तरीके से टाइम डिपेंडेंटली वेरी करेंगे टाइम के साथ में, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड द बार इज इक्वल टू K। यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम म्यू बोलते हैं वो K दे रखा है यहाँ पर, और पूछा है कि फिर इन दोनों की एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या क्या होगी, और उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है टाइम के साथ में कि किस तरीके से एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, उसका ग्राफ बनाओ। तो देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं इस प्रॉब्लम को तुम्हें दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक तो बिल्कुल फंडामेंटल मेथड एनएलएम फ्रिक्शन की हेल्प से ही तुम्हें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक हम थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छा मेथड है और बहुत जल्दी तुम्हें आंसर दे देगा और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ाएगा। उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा वीडियो के एंड तक। ठीक है, उसमें हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट का। तो स्टार्ट करते हैं ना। हम इस क्वेश्चन को, अगर हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना होता, हमें अगर एक्सप्रेशन नहीं निकालना होता और पूछा गया होता कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो देखो हम किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ आसानी से कर सकते थे। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन के ऑप्शंस में तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स हों कि भाई W1 W2 एक्सेलरेशंस जो हैं प्लैंक और बार की, उनका ग्राफ कैसा होगा, अगर वो दे रखा हो और पूछा हो कि सही ऑप्शन करेक्ट करो, तो हम ध्यान से सुने। ये जब चलना स्टार्ट करेगा, तो ये रुका हुआ है, इस पर हमने फोर्स लगाया, इनिशियली ये भी रुका हुआ था, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच की जीरो थी, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चलना भी नहीं चाह रहे थे। बट जैसे मैंने ऊपर वाले पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो नीचे वाले प्लैंक को अपने साथ ले जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही होता है जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में हो वो साथ रहें। ऐसा ही ट्राई करता है हमेशा फ्रिक्शन। अगर चलाने की जरूरत है तो चलाता है, रोकने की जरूरत है तो रोकता है, बट वो कोशिश करता है कि जो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं वो साथ में बनी रहें। तो जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगी ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, तो नीचे वाले प्लैंक M1 पर आगे फ्रिक्शन लगेगा, और प्लैंक रुका हुआ था वो M2 को रोकने की कोशिश करेगा, तो उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, यानी M2 पर पीछे फ्रिक्शन लगेगा, इस पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करता जाऊंगा, ये इन दोनों के साथ में रहने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी धीरे धीरे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इस पूरे सिस्टम के बीच में फ्रिक्शन तो लग रहा है, फ्रिक्शन लगने से M1 पर आगे की तरफ एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि M1 को रोकने वाला ग्राउंड का फ्रिक्शन नहीं है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जितना मर्जी चले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्मूथ ग्राउंड है, उसके ऊपर फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन वहां पर चाहेगा ही नहीं इसको अपने साथ रोकना ग्राउंड वाला। तो M1 जितने मर्जी फोर्स से चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो M1 लेकिन चलेगा M2 की वजह से आने वाले फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से आगे चलेगा, एक्सेलरेशन आएगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, यहाँ का बीच का फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो अगर मैं W2 बनाऊँ, सॉरी W1 बनाऊंगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा। फिर उससे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन लग करके इनको साथ रख नहीं पाएगा, तो अब ये दोनों अलग अलग मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ का फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा, और वो होगा कॉन्स्टेंट। फिर उसके बाद ये चाहे जितने मर्जी तेज चल ले, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन इन दोनों सर्फेस के बीच में लग नहीं पाएगा, तो उससे ज़्यादा फ्रिक्शन मिल नहीं पाएगा, तो उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन M1 की हो नहीं पाएगी। तो जब तक ये साथ साथ चल रहे हैं, और जिस पॉइंट पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद में W1 की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से आने वाली मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी उसके पास में। तो ये तो W1 का ग्राफ होगा। लेकिन W2 यानी कि जो M2 की एक्सेलरेशन है, वो भी जब तक ये साथ चल रहे थे तब तक तो दोनों की एक्सेलरेशन यही होगी, तो तब तक तो ग्राफ दोनों का यही होगा, W एक्सेलरेशन का टाइम T के साथ है। जिस समय तक ये साथ चल रहे थे तब तक तो ये
समझ में आ गई क्या बात? और ये लीनियर ही क्यों होगा? क्योंकि फोर्स टाइम की पावर 1 पर डिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन भी टाइम की पावर 1 पर ही डिपेंडेंट होगा, इसलिए लीनियर ग्राफ बनेगा और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा W1। लेकिन W2 के साथ क्या होगा? पहले तो जो तुमने फोर्स लगाया था M2 पर, उसका एक हिस्सा फ्रिक्शन में M1 को खींचने के अगेंस्ट भी चला जा रहा, लेकिन अब वो वाला फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया, तो अब जितना भी फोर्स बढ़ेगा इस फोर्स के अप्लाई होने पर, A/T से जितना भी फोर्स बढ़ेगा वो पूरा का पूरा सिर्फ M2 को ही स्लाइड करवाएगा, वो पूरी की पूरी एक्सेलरेशन M2 को ही देगा, उसका कोई भी हिस्सा अब इसकी तरफ ट्रांसफर हो ही नहीं रहा फ्रिक्शन की हेल्प से। तो अब जो इंक्रीज होने का रेट होगा वो सीधे सीधे जो पहले इंक्रीज हो रहा था उस रेट से ज्यादा तेजी से W2 एक्सेलरेट होगा, तो W2 का ग्राफ इधर चला जाएगा और W1 का ग्राफ कांस्टेंट होकर के इधर चला जाएगा, और यहाँ पर W2 और W1 बराबर थे इस पॉइंट तक जहाँ तक स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। अगर हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉब्लम की होती है उससे हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनली जो ग्राफ बन जाएगा W1 W2 बराबर है जब तक स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, उसके बाद में W1 नीचे वाले प्लेन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता, तो उसकी एक्सेलरेशन से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। उससे पहले तक दोनों साथ चल रहे थे, तो उस अप्लाइड फोर्स का काम था दोनों को एक्सेलरेट करवाना। उसके बाद में अब जितना भी फोर्स बढ़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ M2 को ही एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा, उसका कोई भी कंपोनेंट M1 में नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जितना लगना था वो लग चुका, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अब M2 के बढ़ने की रेट बढ़ जाएगी, तो अब ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इससे पुराने वाले से ज़्यादा स्लोप की तरफ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये ग्राफ होगा। अब वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो ना, तो उसके लिए तो देखो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे। वो कैलकुलेशन के मैं दो तरीके बनाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। ये अप्रोचेज बिना किसी कैलकुलेशन के ग्राफ समझना, सिचुएशन को समझना, ये बहुत जरूरी होती है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको एक्सप्लेन करा है। कैलकुलेशन करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती अगर तुम्हें सिनेरियो क्लियर हो जाए तो। हमें पता है कि जैसे जैसे फोर्स लगाना स्टार्ट करूंगा पहले दोनों साथ में चलेंगे, एक टाइम पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, फिर ये जितने मर्जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो जाए, फोर्स बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन इसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन इसकी कांस्टेंट रहेगी। ये सिनेरियो हमें पता चल गया। तो हम ये बोलते थे कि कोई भी फ्रिक्शन M1 M2 के बीच में, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2 ओनली, यहाँ पर ही फ्रिक्शन है, तो M1 जो है वो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, यानी कि M2 की वजह से M1 पर फ्रिक्शन आएगा चलने की वजह से, उसी की वजह से M1 मूव करेगा। तो M1 के ऊपर अगर मैं M2 का ग्राफ बनाऊँ, FBD बनाऊँ, तो M2 के ऊपर देखूंगा तो आगे A/T फोर्स लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लगेगा, नीचे उसका M2 ऊपर नॉर्मल। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा M2 पर, जो नॉर्मल इस पॉइंट सरफेस पर नीचे M2 इस पर नीचे लगाएगा, M2 पर ऊपर लगेगा, वो नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका फोर्स बैलेंस्ड है, तो नॉर्मल इस M2G के बराबर लगेगा। और जो फ्रिक्शन लग सकता है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है फ्रिक्शन की, वो K/N है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ/N, म्यू की वैल्यू K रखी और N हमारा है M2G, तो K/M2G ये तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है। इनिशियली जब वो साथ साथ चलेंगे तो फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होगा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा 0 से लिमिटिंग के बीच का होगा। तो जब तुम्हारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, यानी कि फोर्स नहीं, जब तुम्हारा फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, जब तुम्हारे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ की नहीं, जो तुम्हारे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे कम लग रही है, तब तक मतलब कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ही 0 से लिमिटिंग के बीच का लगता है, और दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे होंगे उस समय और सेम एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा, ये इक्वालिटी थोड़ी गलत लिखी हुई है, फ्रिक्शन जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंचेगा उसके बाद में अब तुम्हारा जो सिस्टम है उसके बाद में स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, तो अब दोनों पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और दोनों फिर अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। ठीक है। अब बोला कि एट द टाइम व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स, मान लो कोई T0 टाइम लिया जहां पर वो स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, उस समय पर फ्रिक्शन कितना बन जाएगा, जस्ट लिमिटिंग के बराबर पहली बार होगा, फिर हमेशा एफ लिमिटिंग के बराबर ही होगा। उस समय फ्रिक्शन K/M1G के बराबर हो जाएगा, K/M1G नहीं K/M2G के बराबर, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक का मास M2 है, तो नॉर्मल M2G था ना कि M1G। समझ में आ गई बात? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन K/M2G के बराबर वो फ्रिक्शन बन जाएगा फिर उस समय के बाद। तो जब तुम्हारा जो अप्लाइड फ्रिक्शन है, जो लगने वाला फ्रिक्शन है, वो लेस देन एफ लिमिटिंग है, यानी कि तुम्हारा टाइम स्लाइडिंग का जो टाइम हमने लिया था T0 उससे कम है और लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन लग रहा है, पहली बार मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, तब तक दोनों प्लैंक और वो बार हैं वो साथ साथ चलेंगे सेम एक्सेलरेशन से। तो जो W2 है, W2 W1, इसकी एक्सेलरेशन M1 की एक्सेलरेशन को W1 लिखा है, हम A से लिखते हैं, इसमें इरोडो में W से लिखते हैं, तो बोल रखा है ये W1 है, और ये W2 एक्सेलरेशन, W1 और W2 दोनों W बराबर होंगे, यानी दोनों एक्सेलरेशन बराबर होंगी। इसके लिए लिखेंगे हम इक्वेशन, तो F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू इसका मास M2 इंटू एक्सेलरेशन A, और इसके लिए लिखेंगे नीचे वाले F की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 80 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू M2 इंटू W। साथ ही साथ M1 प्लैंक के लिए लिखेंगे तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा F, वो जो इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा इस पे आगे फ्रिक्शन, इसी को तो फ्रिक्शन ही चलाएगा M1 को, तो F फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन W। ये दोनों इक्वेशन में F की वैल्यू एक जगह उठाकर दूसरी जगह रख देंगे तो W निकल के आ जाएगा,
समझ में आ गई बात। तो 80 और फ्रिक्शन की जगह ये रख दिया हमने m1w, तो 80 माइनस m1w इक्वल टू m2w, w आ जाएगा a अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू टी, यानी कि 80 अपॉन में m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन जो फंक्शन ऑफ टाइम w प्रोपोर्शनल टू t है, t की पावर 1 है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा a बाई m1 प्लस m2। w और टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसमें ये स्लोप बनेगा, पॉजिटिव स्लोप से इंक्रीज होगा और w1 बराबर w2 रहेंगे। फिर जैसे ही फ्रिक्शन, ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक गलती से लिखी हुई है, सही कर लो। जब फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंच गया और समय जब हो गया t ग्रेटर देन t नोट, यानी कि अब स्लाइडिंग होगी। अब फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही रहेगा, यानी कि दोनों अलग अलग मूव करेंगे सेपरेटली, और नीचे वाला जो ब्लॉक प्लैंक होगा, इस प्लैंक पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू लग रहा होगा और उस पर पीछे की तरफ लिमिटिंग वैल्यू लग रहा होगा। F माइनस एफ इक्वल टू इसका मास आगे की तरफ F फोर्स माइनस फ्रिक्शन पीछे की तरफ इसका मास m इंटू डब्ल्यू एक्सेलरेशन, मान लो W2 है क्योंकि अलग से चलेगा। वो फ्रिक्शन की वैल्यू k m2g रख दी हमने, तो W2 निकल के आ जाएगा, m2 को इधर भेज दिया तो a बाई m2 इंटू टी माइनस के जी, ये W एक्सेलरेशन हो जाएगी स्लाइडिंग स्टार्ट होने के बाद में, लेकिन वो t नोट टाइम के बाद की बात है। और साथ ही साथ इस पर क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लगेगा के m2g डिवाइड बाय उसका मास m1, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, अब ये नहीं बदलेगी। ये वाली तो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, लेकिन ये नहीं बढ़ेगी अब टाइम के साथ, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है और फ्रिक्शन लिमिटिंग पे पहुंच चुका है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता। इस पर तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी और फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट हो चुका है, तो अब एक्सेलरेशन इसके बढ़ने के साथ साथ लगातार बढ़ती भी रहेगी। ठीक है, अब हमें पता है कि t लेस देन इक्वल टू टी नोट जब स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय तक W1 बराबर W2 था और वो एक्सेलरेशन था 80 बाई m1 प्लस m2। हमने निकाला, दोनों की एक्सेलरेशन बराबर थी उस समय इतने। समझ में आ गई बात। और जब t ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट हुआ, t ग्रेटर देन टी नोट जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, उस समय पर W1 तो आ गया, यानी कि नीचे वाले प्लैंक का एक्सेलरेशन k m2g बाई m1 कॉन्स्टेंट आ गया, और W2 जो बना तुम्हारा a बाई m2t माइनस के जी बन गया। समझ में आ गई बात। ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ बनाएंगे W और t का। तो 0 से टी नोट हमने वो टाइम लिया जहां पर एक्सेलरेशन बदली है, यानी कि जहां तक वो साथ साथ चले थे उसके बाद एक्सेलरेशन अलग अलग हुई है वो टाइम। तो वहां से वहां तक ये जो है W1 बराबर W2 था और एक t की पावर 1 वाला ग्राफ था, यानी कि ये वाला ग्राफ बनेगा, ये t की पावर 1 वाला, ये स्लोप बनेगा t की पावर 1। y इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि कांस्टेंट 0 है, इसको y इक्वल टू इसका m इंटू एक्स प्लस सी 0 है, तो y यानी कि 0,0 से पास होगा, t की वैल्यू 0 पर W 0 है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब उसके बाद में नीचे वाला ब्लॉक W1 कांस्टेंट आ गया, तो W1 तो इधर चला जाएगा, कांस्टेंट रहेगा इस वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू जो आई उसकी साथ रहने की, उसके बाद वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन W2 ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, ये हमें पता है, क्योंकि अब जो भी फोर्स आ रहा है वो पूरा का पूरा इसको एक्सेलरेट करवा रहा है, पूरा का पूरा उसके बाद का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होगा, वाई इंटरसेप्ट माइनस के जी के बराबर आएगा, यानी कि वाई इंटरसेप्ट इस पॉइंट पर, यहाँ तक तो ग्राफ चला ही गया था, अब यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट, यहाँ तक तो वाई इंटरसेप्ट 0 था, लेकिन अब वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आना यानी कि लाइन को ऊपर उठना पड़ेगा वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आने के लिए, इसलिए वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, इक्वेशन सभी में पता चल रहा है। और वैसे में फिजिकली सेंस कर पा इसको समझ पाते हैं कि अब जो भी फ्रिक्शन, जो भी एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो सिर्फ m2 को ही, ऊपर वाले को एक्सेलरेट करवाएगा, क्योंकि अब उसका कोई भी हिस्सा फ्रिक्शन की हेल्प से m1 में नहीं जा रहा है एक्सेलरेट करवाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसलिए इसका स्लोप बढ़ जाएगा, अब ये तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स अब जो भी इंक्रीमेंट आ रहा है वो पूरा का पूरा उसी को एक्सेलरेट करवाने में जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन अब तेजी से बढ़ेगी। ग्राफ से देखें तो पहले कोई इंटरसेप्ट नहीं था, लेकिन अब नेगेटिव इंटरसेप्ट था, तो ये अगर पहले ऐसे जा रहा था, अब इस पॉइंट पर अगर बैंड होगा और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा तो ऐसे नीचे से गुजरेगा, यानी ग्राफ ऐसे होगा। अगर वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा होता तो ऐसे ग्राफ बैंड होता, ऐसे होता, लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे ग्राफ के हिसाब से समझ सकते हैं। इक्वल टू टी नोट तक W1 W2 बराबर है, इक्वल टू टी नोट यानी वो टाइम है जहां पर स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है, तब तक W1 बराबर W2 है। तो स्लाइडिंग स्टार्ट होने के बाद की बात करूं तो बाद की बात में तभी तो टाइम का रिलेशन आएगा कि जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली थी, उस सिनेरियो में W2 और W1 तो कांस्टेंट है तुम्हारा k m2g बाई m1, और W2 तुम्हारा टाइम के साथ बढ़ेगा, लेकिन जिस समय पर स्लाइडिंग स्टार्ट हुई थी पहली बार, वहां पर ये W1 और W2 की वैल्यू बराबर थी, स्लाइडिंग से पहले भी और स्लाइडिंग के बाद का भी, ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जस्ट W1 W2 अलग हुए हैं, तो बाद की जो एक्सेलरेशन आई वो भी इस टाइम पर टी नोट पर बराबर होंगी, और पहले तो बराबर थी हमेशा। तो बाद में जो एक्सेलरेशन आई ये तो अलग से चल रहा है k m2g बाई m1, और ये चल रहा है a बाई m2 इंटू टाइम, उसको टी नोट लिख दिया इंटू के माइनस के जी। ये W2 जो आया, W2 वो a बाई m2 t माइनस के जी आया ना, इसमें टाइम की वैल्यू टी नोट रख दूंगा तो वो ये वाला टाइम बन जाएगा जहां पर ये दोनों एक्सेलरेशन बराबर है, फिर इनको बराबर कर दिया तो वो टाइम आ गया। इसको सेपरेट करके टाइम टी नोट निकाल लिया जहां पर स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है, हम टाइम भी निकाल सकते हैं। और ये टाइम की वैल्यू इस एक्सेलरेशन में रख करके हम जब चेक करेंगे तो W1 के बराबर ही ये वाली जो एक्सेलरेशन आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू k m2 बाई m1 इंटू जी,
ये वाला जो कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये के m2/m2g/m1 इसके बराबर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगी एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात, कॉमन वाली एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था बेसिक फंडामेंटल मेथड जिसमें तुमने किसी एक्स्ट्रा कंसेप्ट का यूज नहीं लिया एनएलएम फ्रिक्शन के अलावा। अभी हम सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम में जाते हैं, सेंटर मास के फ्रेम से सोल्व करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इस पूरे सिस्टम पर किसी भी इंस्टेंट पर, चाहे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करें चाहे ना करें, एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगा, सिस्टम को इंक्लूड कर लूँ, m1+m2 को अगर मैं सिस्टम बना लूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा F = a × t ही रहेगा, क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन 0 और इंटरनल फ्रिक्शन जो रहेगा वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, वो इंटरनल फोर्स है। और अगर मैं लिखूँ भी तो इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स में वो कट जाएगा। समझ में आई क्या बात? एक्सटर्नल फोर्स ही आएगा जो कि 80 के बराबर, और नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है किसी भी सिस्टम के टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM के बराबर होता है। समझ में आ गई क्या बात? ये जो W1 W2 था उसको A1 A2 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सेलरेशन A से लिखें चाहे W से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता चल गया कि ACM, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर A × T है, किसी भी इंस्टेंट पर चाहे स्लाइडिंग करें या ना करें, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हमेशा इस तरीके से चेंज होगी टाइम के साथ। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ये होगी। अब देखो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 है वो एक्सेलरेशन a1 से चल रहा है, और m2 है वो एक्सेलरेशन a2 से चल रहा है। समझ में आ रही बात? तो अगर ACM लिखना हो तो m1 a1 + m2 a2/m1 + m2 लिखते हैं। लेकिन अगर a1 बराबर a2 हो, अगर a1 बराबर a2 हो तो वो साथ चलेंगे टुगेदर, दोनों साथ अगर चलेंगे तो जो ACM आएगा वो m1 × a1 a2 बराबर है, तो लिख देंगे m1a + m2a/m1 + m2। तो अब ऊपर भी m1 a कॉमन आकर m1 + m2, नीचे भी m1 + m2 कट जाएगा, ACM a बन जाता है। यानी कि ACM जो होता है वो उसी एक्सेलरेशन के बराबर रहता है जो एक्सेलरेशन दोनों की कॉमन होती है। अगर साथ चल रहे हो तो, अलग अलग चल रहे हो तो m1 a1 + m2 a2 की अलग अलग वैल्यू रखो फिर तुम। तो साथ अगर चल रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों की सेंटर ऑफ मास के बराबर ही एक्सेलरेशन है। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जिस समय तक साथ साथ चलेंगे, दोनों की एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के बराबर ही होगी। जैसे ही दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी तब भी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो इसी तरीके से बढ़ेगी, बट उसके बाद फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m1 a1 + m2 a2/m1 + m2। समझ में आ गई बात? तो जब तक टाइम t0 स्टार्ट होने से पहले, स्लाइडिंग स्टार्ट होने से पहले तक, जो दोनों है वो एक साथ चलेंगे, a1 और a2 दोनों बराबर होंगे, यानी कि a1 और a2 दोनों बराबर होंगे। अगर हमें फ्रिक्शन निकालना हो किसी इंस्टेंट पर कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन m1 नीचे वाले प्लैंक को देखें, m1 पर फ्रिक्शन आगे लगेगा और उसका मास m1 है, उसकी एक्सेलरेशन a1 तो ACM के बराबर ही क्योंकि साथ चल रहे हैं। तो फ्रिक्शन इसका मास m1 × एक्सेलरेशन 80/m1 + m2। समझ में आ गई बात? ये बात क्लियर है? तो आगे सुने फिर, है ना। इस टाइम तक फ्रिक्शन इस तरीके से लगेगा। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो लिमिटिंग वैल्यू μ2mg के बराबर हो सकती है। ऊपर वाला जो मास था m2 × g नॉर्मल बन जाएगा, इनटू कोसेंट ऑफ फ्रिक्शन k m2g के बराबर हो सकता है। T > T0 पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, तो उस समय ऊपर वाला ब्लॉक हमेशा, ऑब्वियस सी बात है, उसको ड्राइविंग फोर्स लग रहा है तो वो तेज ही चलेगा। नीचे वाले की तो फ्रिक्शन की वजह से जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आनी थी वो आ जाएगी। अब A2 > A1 होना स्टार्ट हो जाएगा। इक्वल टू होगा T = T0 पर, इक्वल होगा, इक्वालिटी T = T0 पर रहेगी। उसके बाद जैसे टाइम बढ़ेगा फिर A2 > A1 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इक्वालिटी होल्ड करेगी उस टाइम पर जिस टाइम पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। उसके अलावा किसी भी टाइम पर ऊपर वाला ब्लॉक तेज चलेगा कि ऊपर वाले ब्लॉक पर ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, नीचे वाला तो फ्रिक्शन से चल रहा है, वो कांस्टेंट हो चुका है, वो बढ़ेगा ही नहीं। तो जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो A2 > A1 या इक्वल टू A1 इतना होगा। ठीक है, अब जो A2 होगा उस पर लगने वाला फोर्स तो आगे की तरफ लग रहा है 80 और पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी कि km2g। तो 80 - km2g / m1, ये नेट फोर्स बाई मास, उसकी एक्सेलरेशन आ गया। और नीचे वाले पर प्लैंक पर m1 पर तो फ्रिक्शन ही लग रहा है km2g / उसका मास एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि स्लाइडिंग की जो कंडीशन होगी, स्लाइडिंग के लिए टाइम कौन सा होगा, तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो टाइम निकल के आएगा > km2g/m1a × m1 + m2। ये किसकी कंडीशन है? ये उस टाइम की कंडीशन है जहां पर स्लाइडिंग हो रही होगी। तो इस टाइम पर या उससे बड़े टाइम पर हमेशा स्लाइडिंग हो रही है, इसका मतलब यही हुआ। T > दिस वैल्यू है, इस वैल्यू से, टाइम की इस वैल्यू से ज्यादा होगा वैल्यू तो हमेशा स्लाइडिंग होगा। यानी कि पहली बार जो तुम्हारी होगी, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडिंग, वो इस टाइम पर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तो यानी कि इक्वालिटी होल्ड करेगी T0 टाइम पर। स्लाइडिंग किस समय स्टार्ट हो रही है वो टाइम भी इस तरीके से निकाला जा सकता है। समझ में आ गई बात? और जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन A1 की तो F लिमिटिंग बाई 1 है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद। और A2 हमें पता ही है, फिर 80 - km2g/m1 है, यानी कि a/m1 × t km2/m1 × g, ये एक्सेलरेशन होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ गई बात? आई होप कि तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। स्लाइडिंग स्टार्ट होने के बाद जो एक्सेलरेशन होगी वो इस तरीके से वेरी करेगी।
ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे कि ऊपर बनाया था। ग्राफ तो वैसे बनेगा, इक्वेशंस वैसी ही आ रही हैं, तो समझ में आ रही बात? W2 जो एक्सेलरेशन है वो उसमें इसमें एक्सप्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, या तो हमने कैलकुलेशन कहीं तक गलत करी है, क्योंकि नीचे वाले एक्सप्रेशन आ रहा है A/m1 × T माइनस का Km2/m1 × G। समझ में आ रही बात? अच्छा, A2 में मास M2 आएगा ना नीचे, तभी ये जो मास आएगा ये नीचे, यहाँ तो M2 लिख दिया था A2 के लिए, यहाँ पर गलत लिख दिया, ये M2 आएगा नीचे। ठीक है, तो ये A/m2 × T माइनस Kg बन जाएगा, K × G, क्योंकि M2 से M2 कट जाएगा, इधर जाएगा तब, और इधर A/m2 रहेगा। तो एक्सप्रेशन वही आएगा एक्सप्रेशन का, चाहे किसी तरीके से निकाल लो एक्सप्रेशन का, A/m2 T माइनस K × G। ठीक है, तो इन्हीं दोनों तरीके से तुम आसाम से कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास का फ्रेम का एक्सप्रेशन तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो ये तुम्हें तुम्हारी कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर देगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी एक अलग लेवल से क्रिएट करेगा, जिसमें मुश्किल प्रॉब्लम्स में, अच्छे प्रॉब्लम्स में तुम्हें हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो ठीक है यार, ठीक है, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फिजिक्स माफिया के नाम से, जहाँ पर क्लासेस की अपडेट्स वगैरह, लिंक वगैरह, नोट्स वगैरह सारी मिलती रहती हैं। और माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप है, जहाँ पर तुम अपने जो भी डाउट हो इस वीडियो में, एक्सप्लेनेशन में कोई तुम्हें डाउट आ रहा हो, या फिर कोई भी और प्रॉब्लम तुमने करी है, करियर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो वो सब तुम उस टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप पर आकर के ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें ये लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से सॉल्यूशन और प्रॉब्लम के साथ में। ठीक है, तो किसी कंसेप्चुअल वीडियो में भी मिल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, अगर तुम चैनल को विजिट करोगे तो कंसेप्चुअल वीडियोस, सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के अच्छे से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियोस, ये सारे तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो विजिट करना।